हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 12th के चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी हिंदी में कहें तो त्रिविमीय ज्यामिति। तो पिछली क्लासेस में हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बेसिक जो आपके पास इंट्रोडक्टरी जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ा है। तो इससे पहले हमने किसी पॉइंट का नोटेशन, चाहे 3D में हमने पॉइंट का नोटेशन, हमने क्या क्या पढ़ा है देखें। हमने पॉइंट पढ़े हैं कि पॉइंट को कैसे नोटेशन देते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। फिर उसके अलावा पॉइंट के अलावा पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स यानी बिंदुओं के बीच की दूरी पड़ी है। तीसरा जो हमने पढ़ा आपके पास उसमें एक था सेक्शन फॉर्मूला। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपके पास 11th में पढ़ चुके हैं। तो इस साल जो आपने बोर्ड क्लासेस के लिए पढ़ना है वो आपके पास 2 चीज़ें हैं। पहला है लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, और दूसरा है प्लेन। तो ये 2 कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए। पर ये दोनों आपके पास टोटली डिपेंड करते हैं आपके पास वेक्टर्स। जो हमारे पास 10th चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, उस पर। और अगर हम देखें 10वें और 11वें चैप्टर का बोर्ड क्लासेस के लिए, तो लगभग 15 to 17 मार्क्स के जो इन दोनों चैप्टरों से कवर होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास होते हैं। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, लाइन और प्लेन। पर उसके लिए थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा का आपके पास थोड़ा वेक्टर के जो जितने भी हमने बीज गणित में उसके वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ा है, तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे उसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम पढ़ेंगे लाइन के लिए। चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लाइन से। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो है लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखिए, वेक्टर्स के भी हमने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े हैं, तो यहाँ पर भी लगभग थोड़ा बहुत वैसा ही है। तो देखिए किस प्रकार से हम सब बड़े पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट लाइन के अंतर्गत हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो लाइन, और लाइन का भी पहला आपके पास है डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो ये 2 आपके पास है, एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। डायरेक्शन एंगल आ गए तो डायरेक्शन कोसाइंस भी हमको आ ही जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपके पास 10th क्लास में था वो भाई उसमें आपके पास 10th चैप्टर में वेक्टर के लिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन है, वैसे कुछ यहाँ पर भी है। तो जैसे मान लो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक लाइन है एल, जो इस प्रकार से देखिए, मैंने कहा ये ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, ये एक्सिस सिस्टम है, और एक लाइन है एल, रेखा एल, जो मूल बिंदु से होती है आपके पास जा रही है। या मूल बिंदु से जा रही है, या आपके पास ऐसी भी हो सकती है जो इसके समांतर भी जाए, जो मैंने बनाई है ऐसी भी हो सकती है रेखा एल। या मैं कह रहा हूँ कि रेखा एल है तो मैंने उसको खींच के इस तरह बना दिया बस। ठीक है, तो ये मान लो रेखा एल है, तो मुझे अगर इसके डायरेक्शन एंगल की बात करनी है तो डायरेक्शन एंगल्स जो हैं वो आपके पास डिपेंड करते हैं इसकी डायरेक्शन पर। अभी मैंने कहा मान लो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मैंने कहा रेखा एल की डायरेक्शन ये है, और इस टाइम पर इसने एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड एक्सिस यानी ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड के साथ जो एंगल बनाए हैं वो मैंने कहा एक्स के साथ अल्फ़ा, वाई के साथ बीटा, और जेड के साथ जो बनाया है वो गामा है। ठीक है, तो ये 3 एंगल जो आपके पास हैं डायरेक्शन, ये जो आपके पास इसने डायरेक्शन एक्सिस के साथ बनाए हैं, यानी ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड के साथ बनाए हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, इसके डायरेक्शन एंगल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, तो एंगल मेड बाय लाइन एल विद ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड आर, मान लो क्या है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। मान लिया जाए कि आपके पास इसने जो एंगल बनाए वो क्या है, अल्फ़ा, बीटा, गामा आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सा ये जो एंगल आपने उसने बनाए हैं यही क्या कहलाते हैं, ये जो एंगल्स हैं, देन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन एल। यही आपके पास क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं।
अब डायरेक्शन एंगल का कॉन्सेप्ट वहाँ भी था आपके पास वेक्टर में, तो वेक्टर में भी कुछ ऐसा ही था, जो वो पॉजिटिव एक्सिस यानी ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बनाता है, वो आपके पास इस प्रकार से, ठीक है। अब होता क्या है, और जब डायरेक्शन एंगल्स मिल गए हैं तो डायरेक्शन रेशियोज भी होने चाहिए, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस भी पता होने चाहिए। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, देखो सिंपली, तो डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास की बात करें तो होता है डायरेक्शन कोसाइंस, जिन्हें सिंपली डीसीज के द्वारा कहा जाता है। डीसीज, डीसीज मतलब शॉर्ट फॉर्म है उसका डीसीज। तो ये कुछ और नहीं, आपको करना क्या था, इन एंगल्स के लिए कॉस की वैल्यूज निकालनी होती है, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो ये जो आपके पास तीन एंगल्स आपके पास थे, अल्फा बीटा गामा, उनके डायरेक्शन एंगल्स जो मैंने कहा ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। तो इनके लिए जो कॉस की वैल्यूज़ हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस जिनको जिनका नोटेशन होता है एल इक्वल टू एम इक्वल टू और एन इक्वल टू। तो ये आपके पास हैं डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। कि सिंपल है, अगर आपके पास एंगल बनाए उसने अल्फा बीटा गामा, तो उनके लिए कॉस की वैल्यूज निकाल लीजिए, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो ये कहलाएंगे उस रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास, ठीक। अब क्या कर दिया जाए, अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, ध्यान देने वाली बात है, देखिए अगर हम लाइन की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो ध्यान क्या करना आपके पास, अगर हम दिशा विपरीत कर दें, मतलब अभी तक इधर की ओर है डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन कर दें विपरीत कर दें उल्टी साइड, तो उस टाइम पर अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, इफ डायरेक्शन ऑफ लाइन एल इज चेंज्ड, यानी अब भाई रेखा को तो चेंज करेंगे ना, उसकी डायरेक्शन चेंज करके ऐसा हो जाए, तो उस टाइम पर उस केस में आपके पास जो एंगल मिलेंगे वो अल्फा बीटा गामा नहीं मिलेंगे, वो आपके पास मिलेंगे क्या, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। तो उस टाइम पर अगर डायरेक्शन चेंज कर दीजिए लाइन की, तो उस टाइम पर जो डायरेक्शन एंगल्स हैं वो चेंज होके क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे डायरेक्शन एंगल्स। ध्यान देने वाली बात है, अगर पहले मैंने कहा रेखा की डायरेक्शन ये इस प्रकार से ली है, तो उस टाइम मैंने कहा अगर अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं, तो अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, ठीक विपरीत कर दी जाए, तो उस टाइम पर जो बनने वाले एंगल होंगे होंगे पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा। तो उस टाइम पर डायरेक्शन एंगल्स क्या हो जाएंगे, पाई माइनस, और तो उस टाइम पर अगर डायरेक्शन एंगल चेंज हो गए तो डायरेक्शन कोसाइंस भी चेंज होने चाहिए, है कि नहीं। तो इससे मुझे क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, देखिए तो हमने सीखा, देखिए कि अगर अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन लाइन एल मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, तो उस टाइम पर डायरेक्शन एंगल्स तो हो गए, देखिए डायरेक्शन एंगल्स हो गए अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस टाइम पर डायरेक्शन एंगल ये हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस मैंने आपको बताया यानी डीसीज, ये होता है एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। ये आपके पास लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास, ठीक है। पर अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, इफ डायरेक्शन ऑफ लाइन इज चेंजेस, अगर ये चेंजेस हो, अगर हम डायरेक्शन ऑफ लाइन को क्या करें, चेंज कर दें, तो उस टाइम पर डायरेक्शन एंगल्स हो जाते हैं, डायरेक्शन एंगल्स आर पाई माइनस अल्फा, ठीक इनके मतलब आपके पास हम कहें तो आपके जो जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो हमको प्राप्त हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो जब भी हम लाइन की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वो अपने जो सप्लीमेंट्री एंगल हैं उनमें चेंज होकर डायरेक्शन एंगल क्या हो जाएंगे, पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा में चेंज होने वाले हैं। तो उस टाइम पर डायरेक्शन एंगल ये हो जाएंगे, तो अपने आप ही है कि डायरेक्शन कोसाइंस भी चेंज होंगे, एल इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फा, यानी सिंपली माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि मुझे मालूम है कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस। ऐसे ही एम इक्वल टू होता है कॉस पाई माइनस बीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉस बीटा, और एन इक्वल टू कॉस पाई माइनस गामा इक्वल टू माइनस कॉस गामा। तो यानी हम कहें
कि जब भी हम वेक्टर का केस लेते थे तो वेक्टर के केस में डायरेक्शन एंगल अगर अल्फा बीटा गामा तो सिंपली उनके कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एल एम एन के द्वारा निरूपित होता है। पर लाइन के केस में क्या है, हम उसको दो डायरेक्शन दे सकते हैं। एक तो मैंने कहा अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में अल्फा बीटा गामा है तो डायरेक्शन चेंज होने पर उसका जो डायरेक्शन एंगल हो जाएंगे वो हो जाएंगे चेंज हो जाएगा पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा। तो इसका अर्थ एक ही है। इसका अर्थ यह है कि जब भी हम लाइन की बात करते हैं तो उसमें आपके पास डायरेक्शन एंगल किस में प्राप्त होता है, हमें पेयर में प्राप्त होते हैं। हमें डायरेक्शन एंगल प्राप्त होंगे किस प्रकार से देखें तो हम बात करें डायरेक्शन एंगल्स की, डायरेक्शन एंगल या डायरेक्शन कोसाइंस की, तो डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास मिल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर एल इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस कॉस अल्फा, एम इक्वल टू प्लस माइनस कॉस बीटा और एन इक्वल टू प्लस माइनस कॉस गामा। तो ये आपके पास हो गए लाइन के लिए डायरेक्शन एंगल्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं लाइन के केस में आपके पास। ठीक, अब आपके पास आता है एक एग्जांपल इस पे देखिए कि इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अगर किसी लाइन ने एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ 90 135 और 45 डिग्री का एंगल बनाया तो उसका डायरेक्शन कोसाइन है। तो यानी सीधा सीधा अर्थ है, यानी हमारे पास डायरेक्शन एंगल दिए तो हम लिखेंगे डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन आर, अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू दे रखा है 135 डिग्री और गामा इक्वल टू दे रखा है 45 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये आपके पास किसी पर्टिकुलर आपके पास डायरेक्शन के लिए जो एंगल बन रहे हैं डायरेक्शन एंगल वो दिए हैं। अगर ऐसा होता है कि डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो इसके सप्लीमेंट्री एंगल आपको मिलेगा 90 का सप्लीमेंट्री 90 हो जाएगा, 135 को आपके पास 45 हो जाएगा और 45 को 135 हो जाएगा। ठीक है, तो पर इसने कहा है कि किसी लाइन ने ये एंगल बनाया मतलब वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से एंगल दिए है। ठीक है, तो एंगल मिल चुके हैं यानी डायरेक्शन एंगल मिले हुए हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे देखिए नाउ, डायरेक्शन कोसाइंस आर, तो डायरेक्शन कोसाइन सिंपली एल इक्वल टू क्या होता है, इनके जो अल्फा बीटा गामा है इनके हम क्या निकालेंगे कॉस की वैल्यू, मतलब कॉस अल्फा यानी कॉस 90 और आपको मालूम है 90 कितना होता है 0। इसी प्रकार एम इक्वल टू कॉस बीटा यानी कॉस 135 जो कि हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 45 डिग्री या सिंपली माइनस कॉस 45 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो आपके पावर लास्ट एन इक्वल टू कॉस गामा और गामा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, तो ये आपके पास सिंपली होता है 1/√2। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए 0 माइनस 1/√2 और 1/√2। तो ये इस लाइन के क्या मिल गए डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं। ठीक है, अब एक और देखिए आपके पास अगर कोई आपसे कहे फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। तो आपको मालूम है सबसे पहले डायरेक्शन अगर कोसाइंस निकालने तो मुझे एक्स एक्स के डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन एंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन एंगल क्या होंगे देखो, अगर मैं पूछूं डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एक्स एक्सिस क्या होते हैं तो सिंपल है, यानी एक्स एक्स ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाए तो सिंपल है। देखो अल्फा की बात करूं तो स्वयं के साथ उसने कितने का बनाया होगा 0 डिग्री का, और बीटा की बात करूं तो यानी उसने वाई एक्सिस के साथ एक्स अक्ष ने वाई अक्ष के साथ कितने डिग्री कोण बनाया होगा 90 डिग्री का, और गामा जेड के साथ कितना बनाया वो भी 90 डिग्री का है कि नहीं। तो ये आपके पास हो गया उसके डायरेक्शन एंगल्स। तो सिंपल है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होने वाले हैं, सिंपल एल इक्वल टू कॉस 0 यानी 1 और एम इक्वल टू कॉस 90 मतलब 0 और लास्ट एन इक्वल टू कॉस 90 इक्वल टू
0। तो ऐसे ही आपके पास यानी इसका डायरेक्शन रेशियोज जो है इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर 1 0 एंड 0। तो ये क्या मिल गया, उसके डायरेक्शन कोसाइंस प्राप्त हो गए। ठीक, तो आगे ऐसे ही वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के क्या होंगे वो आप कर सकते हो, और उसको आप है ना अनिवार्य रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके पास क्या आपके पास प्राप्त हो रहे हैं आपके पास। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास वो है दिग अनुपात। लाइन के लिए ही पूछ बता रहा हूँ, वैसे आपने 10th चैप्टर में वेक्टर के लिए पढ़ा होगा आपके पास डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में। तो डायरेक्शन रेशियो को जोड़ने के बाद जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके समान अनुपात संख्या है। ठीक है, तो यानी पास हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास लाइन के हैं वो आपके पास जो उनके जो जितने भी आपके पास समान अनुपाती संख्याएं आ सकती हैं वो सब क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। यानी इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल आर एल एम एन। ठीक है, अगर किसी लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो, अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम एन। ठीक, देन नंबर्स जिसको नोटेशन देते हैं ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल। वो ये जो ए बी सी होंगे, तीन जो नंबर हैं ए बी सी, वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे किसके, रेखा एल के। यदि, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें उनको अनिवार्य रूप से इनके साथ क्या होता है, समान अनुपात, मतलब सेम प्रपोर्शन में होना है। यानी एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी। ये हम कह सकते हैं किसी भी रेखा एल, हमने वेक्टर में भी पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके समान अनुपाती जो भी संख्याएं मिलेंगी आपके पास तीन, वो क्या कहलाएंगे, उसके डायरेक्शन रेशियो। वैसी रेखा के लिए भी है, इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल आर एल एम एन देन नंबर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रेखा ऑफ लाइन एल इफ एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी। यानी ये जो तीन संख्याएं ए बी सी हैं वो क्या कहलाएंगी, इसकी डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगी अगर वो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ समान अनुपात, मैंने कहा समान अनुपात क्या है, कि समान अनुपात में है। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं एल इक्वल टू ए के, एम इक्वल टू बी के और एन इक्वल टू सी के आपके पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास है। और एक रिलेशन आपको याद हो तो वहाँ पर वेक्टर के केस में हमने पढ़ा है कि हमेशा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसके आधार पे आप इसकी वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1। और सिंपल के इक्वल टू मिल जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर था तो इधर जाएगा रूट होगा, तो प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू वो अनुपात मिल गया है। तो इसके आधार पर आपके पास जो भी अननोन क्वांटिटी हो आप निकाल सकते हो, पर इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्राप्त होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, कई बार क्या होता है कि डायरेक्शन रेशियोज दे दिए जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने पड़ते हैं। तो याद रखना एल इक्वल टू हमेशा होता है प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एम इक्वल टू होता है प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और लास्ट एन इक्वल टू होता है प्लस माइनस, सॉरी ये बी होगा, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, वेक्टर में भी ऐसे ही था। अगर कोई वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो उसके लिए ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियो कहलाते थे, और एल एम और एन निकालने का तरीका यही है। बस यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए आया है क्योंकि मैंने आपको अभी लाइन के बारे में बताया, तो लाइन में आपके पास केवल डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा नहीं है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, तो वहाँ पर प्लस माइनस दोनों में मिला था, प्लस माइनस कॉस अल्फा प्लस। अब ध्यान देना क्या है कि क्वेश्चन में कई बार अगर आपके पास ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही ले जाएगा, नेगेटिव होगा तो तब जाके आपके पास, ठीक है, आपके पास जिस हिसाब से दे रखा होगा ए बी सी उस हिसाब से ले लिया जाएगा। बाकी प्लस माइनस ये दर्शा रहा है कि दो प्रकार हमेशा लाइन में पेयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है डायरेक्शन रेशियो की क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस के समान अनुपाती संख्याएं हैं
जिन्हें हम कैप ये ए बी सी के द्वारा नोटेशन देते हैं आपके पास, ठीक है। और इनके बीच रिलेशन ये मिल गया, एल बराबर क्या होता है, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर डायरेक्शन रेशियो दिए हैं तो हम डायरेक्शन कोसाइंस कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। इस पे एक एग्जांपल देखिए। तो आपके पास एग्जांपल है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। हमें लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। तो देखिए जो दिया हुआ है उसके आधार पर हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो हमारे पास प्राप्त क्या है, वी हैव डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल आर दिए हुए हैं। ए इक्वल टू है 4, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू क्या है 2। तो मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालना मतलब एल एम और एन निकालना है। तो निकालते हैं, देखिए सिंपल सा है। एल इक्वल टू याद रखना इक्वल टू होता है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैक्टर में भी हमने यही पढ़ा है, तो वैक्टर के हिसाब से भी आपके पास कुछ ऐसे ही आने वाला है। तो मैंने वैक्टर के इसलिए मैंने कहा वैक्टर इंपॉर्टेंट है, वैक्टर आपको आता है तो 3D में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया एल इक्वल टू ए अपॉन, तो ए आपके पास मिला है 4 अपॉन रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 4। तो ये हो गया, देखिए 4 ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ठीक। तो ये हो गया 4 अपॉन रूट, ये आपके पास है 16 प्लस 4 20 और ये हो गया 29। तो ये आपके पास आ गया एल। इसी प्रकार एम इक्वल टू होता है बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन रूट 29, क्योंकि कैलकुलेट तो वही करना तो वही आएगा, ठीक। और लास्ट एन इक्वल टू सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 29। अब ध्यान देना है, ये था आपके पास 4 3 2, तो अब इस प्रकार से अगर मान लो कि ये आपके पास ये नेगेटिव और ये नेगेटिव होते तो इसको भी नेगेटिव और इसको भी नेगेटिव हमको लेना पड़ता, तो अपने आप ही यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस वाला चिन्ह आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब ध्यान देना है कि वहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस वो डायरेक्शन से संबंधित। अगर हम डायरेक्शन विपरीत करते हैं तो अगर पहले पॉजिटिव मिले तो डायरेक्शन विपरीत करने पे क्या मिलेंगे नेगेटिव, पर क्योंकि मुझे यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो और जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है, तो हम क्या लेंगे एक बार हम क्या लेना, जो जैसा दिया हो वैसे ही लेना है। ए कितना दिया -4, तो -4 ही दे दिया आपके पास, ठीक है। तो अब ये नहीं देखना कि प्लस माइनस, वो जनरल था इसमें इसलिए हमने ना वहाँ पर के दोनों ही वैल्यू लिए हैं, प्लस माइनस दोनों ले रही है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आपके पास कन्फ्यूजन नहीं होना है कि वहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगी कि यहाँ पर भी प्लस माइनस लें कि ना लें। इस केस में आप डायरेक्ट जो दिया हुआ है प्लस है तो प्लस ले लीजिए और नेगेटिव है तो नेगेटिव। वो प्लस माइनस केवल नोटेशन को दर्शा रहा है कि हमेशा लाइन का केस है तो हमेशा लाइन के केस में पेयर ऑफ आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस मिलते हैं, तो पर इसमें पर्टिकुलरली दिया है तो हम डायरेक्शन रेशियो के आधार पर ये निकाल देंगे आपके पास, ठीक। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लाइन के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे वहाँ पर था दो वेक्टर्स को मिलने वाला, बल्कि वो आप उसकी तैयारी खुद कर सकते हो। आपको करना क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा 10th चैप्टर में वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये एक कॉन्सेप्ट हमने 10th चैप्टर में पढ़ा है वेक्टर अलजेब्रा में। तो एक इससे ही संबंधित आपके पास है कि डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप खुद तैयार करो तो ज़्यादा अच्छा आपके पास, आपकी तैयारी भी बढ़िया आपके पास होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो एक्सरसाइज है 11.1 वो आपको करवाने वाला आपके पास, ठीक है। और पर आप इसको अनिवार्य रूप से करें कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले, यानी जो दो पॉइंट को मिलाने वाले जो लाइन होगी एल, उसके लिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। ये अगर आपने दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश के बारे में पढ़ा है ना, तो बस उसी के जैसा है आपके पास, ज़्यादा कुछ नहीं। आपके पास डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे x2 माइनस x1 और b इक्वल टू y2 माइनस y1 और c इक्वल टू z2 माइनस z1। और डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो डायरेक्शन कोसाइन तो आपको बताया मैंने कैसे निकालते हैं आपके पास, ठीक है। तो वो आप उसको अपने आप तैयार करें तो
आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सकती है। और आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये उसी पे डिपेंड करता है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज बताऊंगा 11.1।